मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा शुरू की थी और पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर की जो उत्पत्ति हुई यानी बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा का विकास हुआ उससे संबंधित जो केसेस थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। और वहां पर आपने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास प्रथम संविधान संशोधन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई भारत में वहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि पहला संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी शंकरी प्रसाद केस के अंतर्गत। और वहां पर एक जो निर्णय आया था जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि भारतीय संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और यहां तक कि फंडामेंटल राइट के पार्ट में भी फंडामेंटल राइट में भी संशोधन करने का अधिकार है। तो शंकरी प्रसाद के केस में जो निर्णय आया था उसको कुछ ही समय बाद, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, गोलकनाथ केस में बिल्कुल बदल दिया गया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि नहीं, जो हमारा संविधान है और खासकर जो फंडामेंटल राइट है ये ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है और इसमें संसद किसी भी तरह से बदलाव नहीं कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट को बदलने का अधिकार या परिवर्तित करने का अधिकार संसद को नहीं है। तो ये विरोधाभासी निर्णय हमें दो केसेस में देखने को मिले। लेकिन एक और महत्वपूर्ण केस आया, केशवानंद भारती प्रकरण, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 का एक महत्वपूर्ण केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया ये एक बैलेंस्ड डिसीजन था, एक संतुलित निर्णय था और यहां पर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया गया। और यहां पर यह कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो संविधान की आधारभूत संरचना है उस पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब यहीं से यानी केशवानंद भारती जो मामला था, जो 24 अप्रैल 1973 को जिस पर निर्णय आया था, यहीं से ये बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास माना जा सकता है। वैसे पहले के कई प्रकरणों में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती मामले से ही आया। तो यहां पर, जबकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हमने सारे केसेस को डिस्कस किए जो इससे संबंधित थे, मुख्य केसेस, और अब दूसरे के हिस्से में हम आपको यहां पर बताएंगे कि उन केसेस से क्या क्या निर्णय, क्या क्या मुख्य बातें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत निकल कर आई। तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कौन कौन सी बातें आती हैं। तो जो बात अभी हमने बताई कि केशवानंद भारती मामले से बेसिक स्ट्रक्चर की उत्पत्ति मानी जा सकती है, तो सबसे पहले हमने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 को ही रखा है। अब देखिए, यहां से जब इस पर चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो कुछ बातों की तरफ उन्होंने इंडिकेट किया। साफ साफ तो अभी तक भी नहीं बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, लेकिन जो विभिन्न निर्णयों से निकलकर जो बातें आती हैं कि संविधान के ये बिंदु बदले नहीं जाने चाहिए, संविधान की ये आधारशिला है, इस पर आघात नहीं पड़ना चाहिए, संविधान की ये नींव है, इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। ये जो बातें निकल कर आई उनमें सबसे पहली चीज आई संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च है, यानी अगर कोई भी विवाद हो, चाहे संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर विवाद हो या यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों को लेकर विवाद हो, देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, या किसी भी तरह की बात को आपको अगर फाइनली एक्सप्लेन करना हो तो संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखना होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, माने पावर डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो विधायिका है यानी जो लेजिस्लेचर है वो कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। क्योंकि जो मामले हम लोगों ने देखे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत, उनमें मामला क्या था, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 है ना, जो शुरुआत हुआ था वो इसी से हुआ था। 13 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई भी कानून बनेगा या फंडामेंटल राइट को कमजोर करने वाला कोई भी कानून होगा तो वह माना नहीं जाएगा या वह नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 368 क्या कहता है, आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। अब देखिए ये विवाद शुरू हो गया। अब यहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की ये प्रक्रिया है। और क्या कहता है हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा क्या बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायिका लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, कानून बनाने तक सीमित रहेगा। कार्यपालिका का काम है एग्जीक्यूटिव का काम है वो जो नीतियां हैं, वो जो कानून है उनको क्रियान्वित करना। एग्जीक्यूटिव का काम है क्रियान्वित करेंगे। और न्यायपालिका का काम है चाहे जो भी कानून हो, चाहे जो भी आदेश हो, अगर वह किसी भी तरह से संविधान की अवहेलना करता है, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी व्याख्या करना या उस व्याख्या के आधार पर जो कानून बनाया गया है उसको समाप्त कर देना या उसके समाप्त करने की सिफारिश करना जुडिशियरी का काम है। तो तीनों का काम डिवाइडेड है और बटा हुआ है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो हमारी जो सरकार होगी ये गणतंत्रात्मक होगी, रिपब्लिकन होगा और डेमोक्रेटिक होगा, यानी कि प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन कैसे, तो देखिए रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च होगा वो इलेक्टेड होना चाहिए, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए संविधान में कोई ऐसा बदलाव कर दिया, ऐसा परिवर्तन कर दिया कि नहीं अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वही उनके जो आने वाले जो बच्चे होंगे वही राष्ट्रपति बनेंगे, तो क्या हो गया, ये रिपब्लिकन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। यानी रिपब्लिकन थ्योरी ये हमारे संविधान की, ये हमारे जो व्यवस्था है उसके लिए ये जरूरी है, ये संविधान की हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसी तरह से डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सभी को समान अधिकार है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, सबके लिए बराबर कानून है, जो हम फंडामेंटल राइट में देखते हैं, है ना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ये सब डेमोक्रेटिक राइट से ही रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो इन फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता हो, जो हमारे डेमोक्रेटिक नेचर की जो व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाता हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखिए संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म है ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तमाम जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग रहते हैं और लोग मिलजुल कर रहें, एक समाज में एक समरसता बनी रहे, इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास किया गया है। और फंडामेंटल राइट में भी
आर्टिकल 25 से 28 तक इसका जिक्र किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है संविधान का, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है, यानी इस पर भी कोई प्रहार नहीं होना चाहिए या कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता के चरित्र पर अगर कभी भी प्रहार होगा, अगर कभी भी कोई भी सरकार, कोई भी विधायिका अगर ये कोशिश करे कि भाई इसके जो प्रियम्बल में जो सेक्युलरिज्म शब्द है इसको हटा दिया जाए, या आर्टिकल 25 से 28 तक का की जो अवधारणा है उसमें से एक कोई आर्टिकल को डिलीट कर दिया जाए, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड हो चुका है, कई मामलों में ये बात साबित हो चुकी है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान का संघीय चरित्र देखिए, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक, फेडरल कैरेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय चरित्र का मतलब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट के बीच कार्यों और शक्तियों का बंटवारा है। स्टेट लिस्ट भी है और यूनियन लिस्ट भी है और एक अलग कंकरेंट लिस्ट भी है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप कोई ऐसा बदलाव कर दो जिससे कि राज्यों के अधिकार में पूरी तरह कटौती हो जाए या सामान्य परिस्थितियों में राज्य का कोई अधिकार ही ना बचे। तो मतलब क्या रहेगा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक का? तो नहीं। संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट में जब चर्चा हो रही थी केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट 1973 में, तो इस प्रकरण से यह बात भी निकल के आई कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक पर प्रहार नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता जो सामान्य परिस्थितियों में राज्यों की शक्तियों या उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दे। तो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया। भारत की संप्रभुता और एकता आप समझ सकते हैं, जो भारत की सोवरेंटी है, यानी कि भारत एक देश के रूप में उनका जो अपना राइट है, अधिकार है, स्वयं निर्णय ले सकते हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए कानून बना सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं और उस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होगा। ये सोवरेंटी है। और साथ में एकता, हमारे सारे देश के जो राज्य हैं, लोग हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये यूनिटी है। तो भारत की संप्रभुता और एकता पर प्रहार करने वाला कोई भी संशोधन या कोई भी कानून माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी एंड यूनिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देन गो अहेड। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, जो लोगों की स्वतंत्रता, जो डिग्निटी है, जो उनकी फ्रीडम है, ये मेंटेन रहना चाहिए। ये भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा। तो फिर वही फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संसदीय प्रणाली कि हमारे पास अपर हाउस है, लोअर हाउस है, प्रेसिडेंट है, कोई भी कानून बनना है यानी विधायिका जो कानून बनाएगी वो लोकसभा में भी पारित होगा, राज्यसभा में भी पारित होगा और राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर होगा, राष्ट्रपति की भी स्वीकृति होगी। अब कोई चाहे कि हम इस व्यवस्था को बदल दें, लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं करें और सीधे राष्ट्रपति जो है वो कानून जो है बना करके लागू कर दें, तो इसे मान्य करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए भाई, हमारे देश की जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को महत्व देता है और वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ, कभी जरूरत पड़ने पर 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये सरकार को अधिकार है कि 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। 6 महीने और वो जो लगभग 6 सप्ताह जो होता है, 6 सप्ताह जिसमें कि वो आप उसको पारित करा सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं, उसमें बातचीत कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो वो 6 सप्ताह और आपको मिल जाता है। तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, और अगर वो अध्यादेश संसद में पारित नहीं हुआ तो वो समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य। जो हमारे देश, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। डीपीएसपी को देखेंगे आप
तो उसमें गवर्नमेंट के लिए कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं, कहा गया है कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर कानून बनाइए और काम करिए। तो वो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि हमारे देश की सरकारें लोगों के हितों और कल्याण को ध्यान में रखकर काम करेंगे, ये भी अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो जब केशवानंद भारती केरला गवर्नमेंट का जो ये प्रकरण हुआ जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई बातों का खुलासा किया गया और बताया गया कि देखिए ये सब जो बातें हैं इन पर किसी भी तरह से आंच नहीं आनी चाहिए। और क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यह है कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इसकी इन बातों के साथ छेड़छाड़ किया गया तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो राष्ट्रीय स्वरूप है, उस पर आघात पड़ेगा और इसकी इजाजत किसी को नहीं होगी। और भी ऐसे मामले आए जिनमें इनमें कुछ बातें जुड़ती चली गई और कुछ बातें रिपीट भी होती चली गई। तो मैंने कुछ और भी केसेस का जिक्र किया है। एक प्रकरण मैंने कल के क्लास में बताया था, इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था वो, और जिसमें राज नारायण महोदय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया था। और 1975 का एक प्रकरण था जिसमें इंदिरा गांधी जो है केस हार गई थी। और केस हारने के बाद जो है ये जो मामला है, ये मामला इतना ज्यादा उछला, इतना ज्यादा हुआ कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें बतानी पड़ी कि भाई देखिए ये जो निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और चुनाव के दौरान ये बात साबित हुआ, मतलब जब प्रकरण चल रहा था तो इस प्रकरण में ये कोर्ट ने ये साबित किया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, जिसके कारण जिस तरह से वो चुनाव जीती वो स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं था। और इसी कारण उनका जो वो निर्वाचन था वो खारिज भी कर दिया गया, कैंसिल भी कर दिया गया। और यहीं से ये बात निकल के आई कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस पर अगर किसी भी तरह का आघात हुआ तो डेमोक्रेसी पर आघात होगा, और डेमोक्रेसी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे देश की जो जड़ें हैं वो डेमोक्रेसी में छुपी हुई हैं, और डेमोक्रेसी की जड़ें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में छुपी हुई हैं। और इन पर अगर आघात होता है तो डेमोक्रेसी कमजोर होती है, और डेमोक्रेसी कमजोर होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सारा ढांचा है, जो ताना बाना है देश का, वो कमजोर पड़ जाता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात इस केस से निकल के आई और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, एक और चीज, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कुछ संविधान संशोधन ऐसे कर दिए गए थे जिसमें कि ये कह दिया गया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद चाहे कोई भी संशोधन करे, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये तो एकदम बिल्कुल जुडिशरी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया ऐसे संशोधन के द्वारा। तो जब इस मामले पर निर्णय दिया गया तो ये भी बात निकल के सामने आई कि जुडिशियल रिव्यू पर प्रहार नहीं कर सकते आप, जुडिशियल रिव्यू को कमजोर नहीं कर सकते। न्यायिक समीक्षा को अगर कमजोर करेंगे तो ये तो बेसिकली हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर करने का हक संविधान संशोधन में नहीं है। संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति है संसद के पास। पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट के पास असीम शक्ति नहीं है संविधान संशोधन करने की। ये बात भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है, जो आगे आपको हम और बताएंगे। तो यहां देखिए इस प्रकरण में दो बड़ी बातें निकल करके आई कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जुडिशियल रिव्यू का होना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सभी के लिए एक ही कानून की व्यवस्था हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, सबके लिए कानून एक समान है और कानून के सामने सभी बराबर हैं।
ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, और किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता, तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसका दोष प्रमाणित नहीं हो जाता। यही है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। और कानून के शासन को प्रभावित करने वाला कोई भी संशोधन आप करेंगे तो वो बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार होगा। तो रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा अवसर की समता, सभी को बराबर अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बेसिक स्ट्रक्चर है। संप्रभु और लोकतंत्रात्मक गणराज्य और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म के बारे में हम ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे आपको इसमें से कंक्लूजन नजर आने लगेगा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर की जब भी बात करेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगी। फिर अगले केस में चलते हैं, मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडियन यूनियन, 1980 की घटना है। इसमें भी कुछ निर्णय, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होता है, और इसमें भी ये कहा जाता है कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। यानी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। तो लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट इज आल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की है वो ये व्यवस्था की है कि जरूरत के मुताबिक संविधान में संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन ना करे जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही बर्बाद कर दे। तो इसीलिए यहां पर यह चीज समझने की जरूरत है कि हमारे जो संविधान है उसको बदलने का अधिकार, उसको परिवर्तित करने का अधिकार संसद को इस रूप में नहीं है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही कमजोर कर दे। अब यहां पर देखिए कि संविधान में, संसद की संविधान में संशोधन करने की जब सीमित शक्ति की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ इस प्रकरण से ही ये बात भी निकल के आई कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। There should be a balance between fundamental right and directive principle of state policy। ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी फंडामेंटल राइट नागरिकों को अधिकार देता है, मूल अधिकार की बात करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे राज्य हैं, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब जो कानून को क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, नीति बना करके उसे क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, उनके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई है। यानी उनको गाइड करता है कि आपका कानून किस तरह का होना चाहिए, किन लोगों के लिए होना चाहिए, किस तरह से लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो केवल अधिकार ही नहीं, अधिकार के साथ साथ यानी लोगों को आप अधिकार अगर दे रहे हो, लोगों को मौलिक अधिकार अगर मिला हुआ है, तो उन अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व यानी कि सरकार जो है उनको नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से उनके वेलफेयर का भी काम करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे देश में जिनको मौलिक अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन उन्हें मौलिक अधिकारों का महत्व ही पता नहीं है। उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों के महत्व को समझ सके और उसका उपयोग कर सके। तो सरकार के लिए भी ये एक चुनौती हो जाती है। क्या चुनौती होती है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा ताकतवर बनाइए, एम्पावर कीजिए उनको, उनके वेलफेयर के लिए नीतियां बनाइए, कार्यक्रम बनाइए। तो दोनों के बीच एक संतुलन होना, ये भी एक हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट बन जाता है। और भी बात देखेंगे यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू तो पहले भी आया है, और संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संसद के संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति, ये कुछ बातें मिनर्वा मिल्स वर्सेस इंडियन यूनियन के विवाद में सामने आया। और आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा साहनी वर्सेस इंडिया यूनियन 1992 का ये मामला था, और इस मामले में कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ पहले भी बात कर चुके हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो कोई नई बात नहीं हुई। ये रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक स्ट्रक्चर है।
एसआर बम्बई वर्सेज इंडियन यूनियन 1994 का मसला, इसमें भी फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद है उस पर प्रहार नहीं किया जा सकता, सेकुलरिज्म पर नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता और अखंडता को कमजोर नहीं किया जा सकता, और सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा, ये सभी जो बातें हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती हैं। क्या क्या कहा हमने? ये सब बातें चूंकि रिपीट हो रही हैं इसलिए मैं ज्यादा इसको बार बार नहीं बोलूंगा। फेडरलिज्म, संघात्मक प्रणाली, इस पर संसद जो है कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कोई बदलाव नहीं ला सकती कि संघवाद ही समाप्त हो जाए। यानी मान लीजिए ऐसा कोई बदलाव कर दिया संसद ने कि भाई राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में, इलेक्शन सिस्टम में अब लेजिस्लेटिव असेंबली की भागीदारी नहीं होगी। अब ये क्या बदलाव है? अगर ऐसा कोई बदलाव हो गया तो मतलब राज्य का महत्व खत्म हो गया, वहां पर राज्य का इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खत्म हो गया। अब ऐसा कोई बदलाव कर देंगे तो किस पर असर पड़ेगा? संघात्मक व्यवस्था पर। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर पर आघात हुआ, माना नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा कोई भी बदलाव जो आप फेडरल सिस्टम को सीधे सीधे आघात करोगे या सेकुलरिज्म को कमजोर करोगे, धर्मनिरपेक्षता को, या लोकतंत्र पर आघात करोगे, या राष्ट्र की एकता अखंडता को कमजोर करने का काम करोगे, या सोशल जस्टिस के अगेंस्ट जाओगे, जो सामाजिक न्याय होना चाहिए, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो समाज में जिनको और ज्यादा मदद और सहयोग की जरूरत है, उनके हितों वाला जो हितों की जो व्यवस्था का जो प्रावधान है, अगर उनको कमजोर करने का काम करेंगे तो वो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि सोशल जस्टिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और जुडिशियल रिव्यू तो है ही, न्यायिक समीक्षा का अधिकार तो कमजोर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं, संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसका हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है। तो जब तक जुडिशियल रिव्यू का राइट नहीं होगा वो कैसे देखेंगे कि कोई कानून सही है या गलत है? तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू तो बहुत ही मजबूत हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर तो कोई भी प्रहार स्वीकार किया ही नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी मामले बीच बीच में उठते रहे, जैसे राम जेठमलानी का मामला 2011 का ये मामला है। इसमें आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 32, जिसके माध्यम से जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करते हैं और फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। तो फंडामेंटल राइट को कमजोर करने के लिए अगर कभी भी कोई प्रयास किया जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जा सकता है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस इंडिया यूनियन, इसके तहत भी ये फैसला दिया गया कि भाई आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसे भी आप कमजोर नहीं कर सकते। ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब यहां पर देखिए हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार और आर्टिकल 227 के माध्यम से पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट को जो ये पावर दिया गया है कि बहुत सारे राज्य के भीतर अन्य प्रकार के कोर्ट होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, है ना, उन सब पर निगरानी रखी जा सके और उनका अधीक्षण यानी सुपरिंटेंडेंस कर सके, ये उच्च न्यायालय को पावर दिया गया है। तो आर्टिकल 226 and 227 and article 32, this is also the part of the basic structure। ये भी संविधान की मूलभूत संरचना का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर के अगर हम इसे एक समरी के रूप में देखें तो क्या बात निकल के आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे हम संविधान की मूलभूत संरचना कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रकृति, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स की डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, संविधान का संघीय स्वरूप, फेडरल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा, वेलफेयर स्टेट,
and socio-economic justice in the society. Judicial review, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वैयक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा यानी इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द पर्सन, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इंडिपेंडेंट एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच यानी इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस ऑफ द पीपल, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच मतलब लोगों को अवसर मिले कि वो न्याय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सके, जा सके, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट, और इनके अलावा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 136 ये उच्चतम न्यायालय को एक पावर दिया गया है कि किसी मामले में अपील करने की इजाजत दे सकते हैं वो किसी को भी, तो वो अपील करने की इजाजत देने का अधिकार आर्टिकल 136। 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम, कोई कानून या कोई निर्णय दिया है तो ये सभी कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगा, आर्टिकल 141। एंड ऑल्सो 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होंगे, डिक्रीज होंगे, उनको एनफोर्स करने का अधिकार, उन्हें लागू करने का जो प्रावधान है वो भी आर्टिकल 142 में दिया गया है। और ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि these things should not be disturbed ever, किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा आप इन्हें कमजोर नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग करके ये जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं इन्हें कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा सकती। यही बेसिक स्ट्रक्चर बार बार बताता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि यह संविधान का मूल ढांचा है, इसे कमजोर मत करिए, यह हमारे संविधान की नींव है, इसे मत हिलाइए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे जो संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सोच थी, उस पर प्रहार होगा। यही बार बार ये बताने का प्रयास करता है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 जिसके द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त करते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के द्वारा अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रिट जारी करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। साथ ही साथ हाई कोर्ट को एक और पावर दिया गया है कि राज्य में और भी कई तरह के न्यायाधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनको भी सुपरवाइज करने का राइट हाई कोर्ट को प्राप्त है। और ये जो सुपरविजन का अधिकार है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कंप्लीट टॉपिक के अंतर्गत कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई संविधान बनने के तुरंत बाद, लगभग 1 साल के भीतर ही, और उन परिस्थितियों ने मजबूर किया एक नई सोच विकसित करने की, जो संविधान को डिस्टर्ब करने का किसी भी तरह से हिम्मत न किया जा सके, यानी जो संविधान का जो आधार है उसे कमजोर न किया जा सके। इसी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का विकास किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले के बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा थी उसे मजबूती प्रदान की। मैंने कुछ केसेस यहां पर बताए हैं, ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं जिनमें बीच बीच में बेसिक स्ट्रक्चर की इन बातों पर चर्चा होती रही है। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंप्लीट जो कंफ्यूजन होगा आपके मन में या किसी भी तरह का प्रश्न इस पर पूछा जाए तो आप उसे उत्तर देने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं इस विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि पहले
आपको हमने सारे केसेस बता दिए जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसको आप पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपको वास्तविक आनंद आएगा कि हाँ, इसमें सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है। अगर आप 40-45 मिनट के वीडियो को अगर 5 मिनट 7 मिनट में देखेंगे तो उसका एसेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे वीडियो का बेसिक स्ट्रक्चर ही आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारी जो मूल भावना है उसे भी आप समझिए, उसे थोड़ा धैर्य के साथ देखिए, सुनिए, और समझ करके आप नोटिंग भी कर सकते हैं, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने उन सारे केसेस का जिक्र किया जिसमें से निकल करके बेसिक स्ट्रक्चर की भावना आई, और यहां पर हमने इस दूसरे वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो अलग अलग प्रकरणों से निकल कर आया, उसे हम स्पष्ट शब्दों में उदाहरणों के साथ आपको हमने बताया, और बताने में कामयाब हुए कि देखिए ये बिंदु हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और भी कुछ चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ले आए, क्योंकि ये समाप्त होने वाली चीज नहीं है। लेकिन अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं वो इस प्रकार से हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो एमपीपीएससी में आ जाए या यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीएससी में आ जाए, आप लिखने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।